अन्नदाता है किसान, जिससे हरा भरा है खेत खलिहान। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मिट्टी से सोना उगाने की बात की जाए तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ आप किसानों का ही ख्याल आता है। गांव जहां बसती है 70% आबादी, और भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है, और गांव की बागडोर होती है हमारे प्यारे किसान भाइयों के हाथों में। तो आइए किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ खास खेती की खबरों व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। बटाई पर खेती करने वालों के हित में बनेगा कानून। कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश की फिर दावेदारी। रबी में बढ़ेगा प्याज उत्पादन। पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र और पाले से सावधान रहें किसान। बटाई पर खेती करने वाले किसानों के हित में भू राजस्व संहिता अधिनियम के स्थान पर बटाईदारों के हितों के संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे कैबिनेट में चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। ये जानकारी मध्य प्रदेश मंत्रालय में कृषि मंथन 2015 के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंथन 2015 के निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्य योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में हर साल में कृषि मंथन के निष्कर्षों पर तत्काल अमल करना जरूरी है। किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन देने के अभियान के संबंध में बताया गया कि जल्दी ही शुरुआत होगी। सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना में 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर पर डीसी और 5 हार्स पावर के एसी पंप शामिल किए जाएंगे। वर्ष 2015-16 में 4000 सोलर पंप दिए जाएंगे। इस पर अनुदान दिया जाएगा। सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन करवाया जाएगा। उद्यानिकी फसलों के निर्यात के लिए भारत सरकार की एपीडा जैसी संस्था बनाई जाएगी। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ पिछले 3 साल से भारत सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश को वर्ष 2014-15 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सहित पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश को 3 वर्ष से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार 2 करोड़ रुपए का होता है। यह पुरस्कार समग्र खाद्यान्न उत्पादन तथा किसी एक फसल जैसे धान, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं तिलहन के बेहतर उत्पादन पर दिया जाता है। देश में इस साल प्याज की अच्छी कीमत मिलने से किसान इसकी खेती ज़्यादा करने पर जोर दे सकते हैं, जिससे आगामी रबी सीजन में प्याज का उत्पादन बढ़ सकता है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के निदेशक श्री आरपी गुप्ता ने बताया कि इस साल लंबे समय तक प्याज के दाम अधिक रहे हैं, जिससे किसान प्याज की खेती और नर्सरी अधिक लगाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले दिसंबर-जनवरी अवधि में प्याज की बुआई होगी, उसमें नर्सरी 10% से ज़्यादा लगने के आसार हैं, जिससे अगले रबी सीजन में प्याज का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को इस साल प्याज की अच्छी कीमत मिली है, इसलिए किसान रबी में ज़्यादा प्याज लगाएंगे। कुल प्याज उत्पादन में रबी सीजन की हिस्सेदारी 60% है। पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निंदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8 अश्वशक्ति का यह पावर टिलर के माध्यम से मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निंदाई गुड़ाई आसानी से करता है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाव प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा लगा होता है, जिसमें हत्था, प्रचालन पहिया एवं स्वीप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही सरल हो जाता है। हर साल कहीं न कहीं पाले का प्रभाव देखा जाता है। तापमान में कमी आने पर तथा अधिक ठंड पड़ने पर पाले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि किसान भाई पाले से फसल बचाने के उपाय करें। जिस रात्रि में पाला पड़ने की संभावना हो, उस समय खेत की पश्चिमी मेड़ों पर करीब आधी रात को कुछ घास फूस एकत्रित करके जलाकर धुआं करें, तो धुआं सारे खेत में छा जाता है। इस प्रकार धुआं खेत में कई स्थानों पर करें और उसका रुख फसल पर होकर जाना चाहिए।
जब भी पाला पड़ने की संभावना या मौसम पूर्वानुमान विभाग द्वारा पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर दें, जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। जहां पर सिंचाई फव्वारा विधि द्वारा की जाती है, वहां स्प्रिंकलर को जल्दी प्रातःकाल से सूर्योदय तक चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। पाले से और तेज वायु चलने पर पौधे और शाखाएं टूट जाती हैं या मर जाती हैं। इस तरह से नुकसान से बचने के लिए वायु और ठंड को रोकने वाले पेड़ मेड़ों पर लगाने चाहिए। ऊंचे और घने पेड़ की पत्तियां वायु और ठंड के वेग को सहन कर फसल को पाले से बचा लेती हैं। इसलिए कम से कम खेत के पश्चिम में मेड़ों पर वायु को रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कपास के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बड़वानी में न्यूनतम भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। धामनौद में न्यूनतम भाव 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,185 रुपये प्रति क्विंटल। झाबुआ में न्यूनतम भाव 4,800 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,300 रुपये प्रति क्विंटल। खरगोन में न्यूनतम भाव 3,750 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मसूर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम भाव 3,890 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3,890 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गंजबासौदा में न्यूनतम भाव 5,300 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुना में न्यूनतम भाव 5,105 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,505 रुपये प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,900 रुपये प्रति क्विंटल। अरहर के भाव मंडियों में इस प्रकार रहे। जबलपुर में न्यूनतम भाव 8,351 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8,801 रुपये प्रति क्विंटल। कटनी में न्यूनतम भाव 7,328 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8,281 रुपये प्रति क्विंटल। मुरैना में न्यूनतम भाव 7,385 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 8,725 रुपये प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7,100 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, रबी की फसल बोने का उपयुक्त समय हो चला है। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के कारण आप रबी की फसलें गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि इत्यादि बो सकते हैं।
आप इस मौसम का पूरा फायदा ले सकते हैं, परंतु साथ में ही कीट नियंत्रण का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। रबी की फसल में कीट नियंत्रण, आज के विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञ से और जानेंगे कि रबी की फसल में कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाए। सामान्य रूप से 4 प्रकार की कीट समस्याएं जो हैं रबी मौसम की जो हम फसलें लगाते हैं उनमें दिखाई देती हैं। सर्वाधिक जो पहली समस्या दिखाई देती है वो भूमिगत कीट या जड़ों को काटने वाले कीटों की समस्याएं दिखाई देती है। जहां तक भूमिगत कीट का प्रश्न है, भूमिगत कीट में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो रबी फसलों में दिखाई देती है वो दीमक, जिसे किसान भाई आम बोलचाल की भाषा में उदी के नाम से जानते हैं, ये समस्या सामान्य रूप से आती है। इसके अतिरिक्त कुछ खेतों में जहाँ बरसात के मौसम में पानी भरता है तो ऐसे खेतों में सामान्य रूप से रबी मौसम की जो फसलें लगाते हैं उनमें कटुआ कीट की समस्या भी सामान्य रूप से देखने को आती है। जहाँ तक उदी का प्रश्न है या दीमक जिसे हम कहते हैं, इसे अच्छी तरह से जानते हैं किसान भाई, पीले भूरे रंग की होती है ये और इसकी वयस्क अवस्था में कुछ समय के लिए पारदर्शक पंख जो हैं इसके ऊपर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कटुआ कीट की जहाँ तक पहचान का प्रश्न है, कटुआ कीट की जो इल्ली है वो मुलायम शरीर वाली होती है और काले भूरे रंग की होती है। जहाँ तक इसका वयस्क है, वयस्क पंखी जो है स्लेटी रंग की होती है, वो दिखाई देती है। जहाँ तक इन दोनों कीटों के नुकसान का प्रश्न है, सामान्य रूप से जैसा मैंने कहा कि ये भूमिगत कीट हैं और जड़ों को काट करके ये नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्य रूप से दीमक तो केवल जड़ों को काटने का काम करती है और जड़ों के काटने के कारण जो है हमारे पौधे जो हैं खड़े के खड़े सूखने लगते हैं और ऐसे पौधे जो कीट से प्रभावित हो रहे हैं और सूख रहे हैं या ऐसे पौधे भी हमारे खेत में उस समय दिखाई दे सकते हैं। विशेषकर चने का मैं नाम लेना पाऊँगा, चने की फसल में रोग के कारण भी हमारे पौधे सूखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि रोग के कारण हमारे पौधे सूख रहे हैं या कीट के कारण। तो एक साधारण सा उपाय किसान भाई करें, पौधों को खींचने का प्रयास करें जो सूख रहे हैं पौधे। यदि वो आसानी से उखड़ते हैं तो फिर ये निश्चित है कि उदी या दीमक की समस्या उनके खेतों में है और उसके नियंत्रण की व्यवस्था करें, अन्यथा रोग के कारण ऐसा हो रहा है और रोग की प्रबंधन की व्यवस्था उन्हें करना होगी। जहाँ तक कटुआ कीट का प्रश्न है, कटुआ कीट की इल्ली जो है वो रात के समय निकलती है और पौधों की जड़ों को या पौधों को ज़मीन की सतह के पास से काट करके नुकसान पहुँचाती है। जहाँ तक उदी के प्रकोप का प्रश्न है, सामान्य रूप से किसान भाई गोबर का खाद उपयोग करते हैं और गोबर का खाद यदि उनके द्वारा कच्चा उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन खेतों में दीमक के आने की संभावना अधिक रहती है। तो पहली सावधानी हमारे किसान भाइयों को ये लेने की आवश्यकता है कि अच्छा पका हुआ गोबर का खाद उपयोग करें। हल्की भूमि में या असिंचित भूमि में भी दीमक के आने की संभावना अधिक रहती है, तो वहाँ भी थोड़ी सावधानी लेने की आवश्यकता है। जहाँ पर अभी हमारे किसान भाइयों ने बोनी नहीं की है, देर से बोनी जहाँ करने जा रहे हैं और वहाँ यदि दीमक की समस्या आती है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि वो बीजोपचार करके अपना जो है बीज लगाएं। बीजोपचार के लिए क्लोरपायरिफास दवा 4 मिलीलीटर प्रति किलो इस अनुपात में उपयोग करने की ज़रूरत होती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 100 किलो बीज या 1 क्विंटल बीज के लिए 400 मिलीलीटर आपका क्लोरपायरिफास तरल दवा उपयोग करना होगी। ये तरल दवा 5 लीटर पानी में मिला करके और फिर बीजों पर हाथ से चलने वाले छिड़काव यंत्र के द्वारा इसको छिड़का जाएगा और इसके उपरांत यदि हम अपना बीज लगाते हैं, अपनी फसल लगाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हमें इन कीटों से उदी से सुरक्षा मिलेगी। इसी प्रकार से खड़ी फसल में यदि ये समस्या दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्लोरपायरिफास नामक जो दवा है उसका सिंचाई के पानी के साथ में उपयोग करना है। 1.25 लीटर क्लोरपायरिफास प्रति हेक्टेयर के अनुपात में बूंद बूंद सिंचाई की नाली में मिलाने की व्यवस्था करना है। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो खड़ी फसल में इन कीटों का नियंत्रण होगा। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की कीट समस्याएं आती हैं वो सामान्य रूप से गेहूं की फसल में दिखाई देती हैं। तना मक्खी या तना छेदक, ये दोनों तना छेदक कीट की समस्याएं हैं। जहाँ तक तना मक्खी का प्रश्न है, इसकी इल्ली जो होती है पीले रंग की होती है
और पाद विहीन होती है। ये तनों को खोखला करके नुकसान पहुंचाती है और इसके कारण पौधों का पोषण प्रभावित होता है। इसके अलावा रस चूसने वाले कीड़े, हरा मच्छर, फुदका, माहो, इनकी समस्याएं दिखाई देती है। जहां तक तनाछेदक कीट और रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण का प्रश्न है, इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए सर्वांगी कीटनाशकों का उपयोग करने की हम अनुशंसा करते हैं, जिनमें सामान्य रूप से इमिडाक्लोपिड, थायोमेथेक्साम या एसिटामिप्रिड नामक कीटनाशक दवाएं जो हैं 7 ग्राम प्रति 15 लीटर इस अनुपात में घोल करके हम छिड़काव की बात करते हैं। इसके अलावा पत्तियों को काटने वाले कीट या फलियों को काटने वाले कीट, विशेष रूप से चना या मटर की फसल जहां किसान भाई लगाते हैं, वहां चने की हरी इल्ली या मटर का फल छेदक आता है। हरे रंग के ये कीट होते हैं और इनकी इल्ली अवस्थाएं जो हैं फलियों से दाने को काट करके नुकसान पहुंचाती है। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए संपर्क कीटनाशक जैसे एसीफेट या प्रोफेनोफास नामक कीटनाशक 2 ग्राम प्रति लीटर इस अनुपात में घोल करके छिड़काव करने की आवश्यकता है। जहां तक इन कीटों के नियंत्रण का प्रश्न है, कीटनाशकों का बदल करके छिड़काव करें। कीटनाशकों की मात्रा जो है वो अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें। अनुशंसित मात्रा से अधिक का उपयोग करना किसानों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो ये विशेष रूप से सावधानी लेने की आवश्यकता है। आज के लिए हमें इतना ही कहना है। धन्यवाद। नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करके, लागत लगा के अपनी फसलों को तैयार करते हैं, परंतु उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बेहतर रख रखाव नहीं होने के कारण व्यर्थ हो जाता है, जो कि नष्ट भी हो सकता है। अनाज के भंडारण की तकनीक आज का विषय। इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि अनाज का उचित तरीके से भंडारण कैसे किया जाए जिससे कि आप उचित लाभ प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा यह कार्यक्रम ग्रामीण बहनें भी देखें और भंडारण में अपना उचित योगदान भी दें। तो आइए भंडारण की उचित तकनीकों के बारे में और विशेष रूप से बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रुद्र सेन जी से। यदि बीज का उत्पादन हम कर रहे हैं और उसमें यदि सावधानी नहीं बरती जाती है तो उस समय तो हमको ये पता नहीं होता है कि इसमें किस प्रकार के रोग, व्याधि और बैक्टीरिया, किस प्रकार के फंगस उसमें आ गए हैं, क्योंकि जब उसको बोया जाता है खेत में उस समय वो रोग उस खेत में आते हैं। इसलिए हमें उन्नत तकनीक अपना करके बीज का उत्पादन करना है। वो देखना है कि किस प्रकार से हम अपने खेत का चुनाव किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि हमें बीज का उत्पादन करना है तो ये पहले निर्धारण करना है कि किस खेत में हमें किस प्रजाति का उत्पादन करना है। पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिस खेत में हमने उस प्रजाति के किसी भी बीज का उत्पादन पहले भविष्य में नहीं किया है, तो यदि संभव हो तो ऐसे खेतों का निर्धारण करें और उसके अगल बगल भी वही प्रजाति हो या अन्य कोई प्रजाति हो, उसी का चुनाव ना करें। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं का बीज का उत्पादन करने जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना है कि हमारे दूसरे खेत में, हमारे जो बगल में, कम से कम उसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, जो हमारा पृथक्करण दूरी है, उसका निर्धारण कर ले। क्योंकि जो बीच में
जो बीज है उसमें कई प्रकार की आनुवांशिक अशुद्धता होती है। जैसे जब हम नज़दीक कई दूसरी प्रजाति की फसल लगाते हैं तो उसका जो पॉलन है, उसका जो परागण है, उस समय जब दोनों में फूल आते हैं उसमें आकर के उसको जो है निषेचित करते हैं, जिसके कारण दूसरे किस्म के पौधे जो है जब उसको अगली वर्ष उस बीज को हम लेंगे तो दूसरे प्रकार के पौधे उगेंगे, जिसके कारण हमारा बीज खराब हो जाता है। तो हमें उसके जो पृथक्करण दूरी है विशेष ध्यान रखना है। उस समय आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए पृथक्करण दूरी को अपनाएं। एक जितना भी वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है उतना जो है पृथक्करण दूरी अवश्य रखें, क्योंकि हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनको ये लगता है कि दोनों पौधे समान हैं तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, तो उसमें बीज जो प्राप्त होगा वो सही होगा। लेकिन जब आनुवांशिक शुद्धता जो है उनका खराब होगा तो आगे चलकर जो भी बीज की श्रेणी है, जो भी बीज हम उत्पादन कर रहे हैं, वो आगे चलकर वो खराब हो जाएगा और उसका उत्पादन भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे किसान भाई उस समय बीज के बुआई के समय और उसके फूल अवस्था पर भी उसके पहचान करके पौधों को जो है उसमें से निकाल दें, रॉगिंग का कार्य करें, जिससे कि उसमें परागण अन्य फसलों के अन्य पौधों से उसके बीच में परागण ना हो सके। दूसरा आता है कि जब भौतिक अशुद्धता, हमारे किसान भाई जब फसल की कटाई करते हैं उस समय भी ये देखा जाता है कि एक ही जगह पर दोनों जो है रखते हैं गट्ठर को या फसल को, जिसके कारण उसमें भी कई प्रकार के, जैसे गेहूं का बीज है तो गेहूं का दूसरा बीज जो दूसरी प्रजाति है वो आकर के मिक्सचर हो जाता है, जिससे भौतिक अशुद्धता हो जाती है, जिसके कारण जब अगली फसल हम लेते हैं तो उसमें कई प्रकार के पौधे आ जाते हैं। उस समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें दूसरे प्रकार के बीज ना आ सकें। और कटाई के समय भी आजकल हमारे किसान भाई कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो कंबाइन का इस्तेमाल यदि हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना होगा कि कब किस फसल की कटाई करना है, क्योंकि हम जो फिजियोलॉजिकल जो मैच्योरिटी है उस समय हमें करना है जब उसमें नमी का प्रतिशत 10 से लेके 12% हो, उस समय हमें किसी भी हालत में फसल की कटाई करना है, ना तो उसके पूर्व ना उसके पश्चात, क्योंकि जब नमी एक ऐसी चीज़ है जो कि बीज की अशुद्धता को जो है पैदा करती है और आने वाले जो समय में जो हमारा बीज होगा वो अशुद्ध होगा। इसलिए हम बीज की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, भौतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें बीज को सही नमी पर उसके जो है थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग करना है। दूसरी चीज़ कंबाइन का जो है शुद्धिकरण, क्योंकि उसमें जो छन्ने लगे होते हैं उसमें कई प्रकार के बीज उसमें फंस जाते हैं, कभी कभी खरपतवार के बीज रह जाते हैं, किसी दूसरी प्रजाति का बीज रह जाता है, तो उस समय भी उसको जो है शुद्ध बनाए रखना है और उसको छनाई करते समय भी उसको शुद्धता को बनाए रखना है। दूसरी चीज़, यदि हम उसको कटाई करते हैं तो उसके आरपीएम पे भी विशेष ध्यान देना है कि उसकी गति क्या है, चाहे वो थ्रेशर है चाहे जिसकी है, उसकी भी गति को ध्यान रखना है, जिससे कि बीज की शुद्धता को हम बनाए रख सकें। यदि हम ज़्यादा तेज आरपीएम पे हम उसको थ्रेश करेंगे, अपनी फसल को थ्रेश करेंगे, तो वो बीज की शुद्धता नहीं बन पाएगी, उसमें भौतिक शुद्धता उसकी खराब होगी, बीज टूट जाएंगे, टूटने के बाद वो खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है उसका जो है भंडारण, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे किसान भाई जब भंडारण के उसमें आते हैं तो उसमें वो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना है कि उसमें कितना प्रतिशत नमी रखा जाए, क्योंकि जब भंडारण करना है तब 8 से लेकर 10% यदि नमी है ज़्यादातर फसलों में, उसका भंडारण उसी समय करना है। क्योंकि जब भंडारण करते हैं तो जो तिलहनी फसल हैं जिसमें कि वसा की मात्रा ज़्यादा है, उनका जो है भंडारण हम सही ज़्यादा समय तक भंडारण कर पाते हैं, और जिनमें जो है प्रोटीन का प्रतिशत ज़्यादा है उसको जो है कम समय के लिए भंडारण हम कर पाते हैं। इसलिए जो है यदि हम दलहनी फसल का भंडारण करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो उसको भी 8 से 10 छल्ली में ही बोरे एक दूसरे के ऊपर रखें और उसको भंडारण करें, और उसमें सही जो है अपने जो गोदाम है उसको भी सुरक्षित करें कीड़े से और अन्य जो है फंगस से, बैक्टीरिया से, उसको बीज को शोधित करके ही उसका भंडारण करें, जिससे आने वाली जो हमारी फसल है, जो आने वाली जब इस बीज को हम प्रयोग करते हैं तो उस समय ये अशुद्धियाँ हमारे खेत में ना जाएं, जिससे कि कोई ना तो फंगस हो, ना किसी वायरल डिजीज़ हो, ना कोई बैक्टीरिया हो, और ना किसी विषाणु के कारण कोई भी रोग ना आए और हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन
उत्पादन अनाज का कर सकें और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, जाने का समय आ चुका है। जाने से पहले हम आपको अपना पता बताना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने सुझाव व पत्र हमें भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी खेती से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।